नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अक्षय तृतीया पर ये हमारी खास पेशकश आपके लिए लेकर हाजिर हैं, जहां पर शुभ निवेश और गृह प्रवेश की हम बात करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए हम प्रॉपर्टी बाजार का इस वक्त का हाल भी समझेंगे, अक्षय तृतीया पर क्या शानदार ऑफर्स हैं वो भी देखेंगे और थोड़ा सा आउटलुक भी लेने की कोशिश करेंगे रियल एस्टेट मार्केट की। लेकिन हाँ, बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आया जब अखबार उठाए तो पूरे के पूरे अखबार, बड़े बड़े फ्रंट पेज, तो मिडिल पेज, तो फुल पेज प्रॉपर्टी के एडवर्टाइजेस से भरे हुए हैं। कई सारे ऑफर्स हैं। ऐसा कई सालों पहले हम देखते थे, बीच बीच में कुछ होता था लेकिन बात वो रौनक, वो रंगत नहीं होती थी। तो प्रॉपर्टी मार्केट का मूड तो बेहतर चल ही रहा है, लेकिन ये भी कुछ इश्तिहार जो है अंदर की कहानी बताते हैं। लेकिन इस कहानी के अगेन दो हिस्से होते हैं। डेफिनेटली हर कोई अपना माल बेचना चाहता है, अपने घर बेचना चाहता है, लेकिन हाँ, मार्केट में जब सेंटिमेंट अच्छे होते हैं तो ये चीज़ें और उभर कर आती हैं, अच्छे ऑफर्स भी आते हैं और उनको किस तरह से देखना है, समझना है, परखना है, यही सारी बातचीत आज हम करेंगे। तो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं लाइसेंस फोरास के एमडी पंकज कपूर साहब, अरियन सुपर स्ट्रक्चर्स के सीएमडी अशोक छाजेड़ और प्रजापति डेवलपर्स के एमडी राजेश प्रजापति, जो कि क्रेडाई नेशनल के जो पीआर कमेटी है उसके चेयरमैन भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजेश जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मैंने जैसा जिक्र किया कि चूंकि आप तो पीआर भी देखते हैं, तो पूरे के पूरे अखबारों में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट हैं, उनमें ऑफर्स हैं और तमाम डिटेलिंग्स हैं। और चाहे कहीं गोल्ड कॉइन मिल रहा हो, कहीं फ्रीबीज मिल रहे हो, कहीं आपको जीएसटी से छूट मिल रही हो, क्या बताता है ये मार्केट के बारे में? विपिन जी, बहुत ही अच्छा रन चल रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन सेल्स हम लोग क्लॉक कर रहे हैं आज कई महीनों से। और ये आपको मतलब ये 39% इंक्रीज हुआ है जो सेल्स इन जनवरी टू मार्च, जो हमारे पास डेटा है बिटवीन जनवरी टू मार्च एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो 39% इंक्रीज। दैट मीन्स डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज एंड रोबस्ट सेल्स है। और गुड़ी पाड़वा भी था ये फर्स्ट ये लास्ट क्वार्टर में, तो डेफिनेटली उसका भी असर पड़ा है। और बहुत सारा माल बिका है लोगों का। और बिल्डर्स आर ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन द रन, जो ये रन चल रहा है, फुल रन। इसमें सेल्स, एक्चुअली प्राइसेस तो नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन सेल्स जो अच्छा हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और उसी से तो हमारा जो सेल्स ग्राफ है वो ऊपर जाता है। और डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड मार्केट। और इन दिस इज इन स्पाइट ऑफ द 2.5% इंक्रीज इन द रेपो रेट इन द फ्रॉम मे लास्ट ईयर। तो काफी अच्छा मार्केट है। और इसी वजह से लोग ये चाहते हैं कि मैक्सिमम सेल्स हमारे ये इसमें हो जाए, बिकॉज वी नेवर नो व्हेन द मार्केट टर्न्स, सो एवरीवन वांट्स टू टॉक द बेस्ट सेल्स। बिल्कुल। अशोक छाजेड़ साहब, क्या मतलब जो राजेश जी ने आखिरी लाइन कही कि पता नहीं कब ये साइकिल घूम जाए, क्योंकि देखिए मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, उन पर भी अभी हम आएंगे, जिसमें ये भी है कि थर्ड क्वार्टर से ही जो होम लोन की डिमांड है वो गिरने लग गई है, 6% के आसपास कम हुई, वॉल्यूम्स में भी और वैल्यू में भी। और डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आएगा, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपका मार्केट का असेसमेंट क्या है? मैं थोड़ा डिफर करूंगा मेरे भाई राजेश के व्यूज पे। आई सी दैट कमिंग फॉरवर्ड 5 years देयर इज एन कंप्लीटली रियल एस्टेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा बूम मार्केट है। लेकिन बूम इस बार भाव की तेजी में नहीं होने के न होके, जैसे राजेश सब ने कहा कि वॉल्यूम्स में बहुत बड़ी तेजी है। मार्केट में कहीं पे भी कोई गिरावट नहीं दिख रही है। अलबत्ते के होम लोन्स रेट बढ़ी है तो भी कंटिन्यूस ले वाली है। और इसका रूप हमने इस 20 दिनों में ही इस साल की शुरुआत में देखा। हमारे प्रोजेक्ट अरियंत एस्पायर की एक लॉन्च में हमने ऑलमोस्ट 350 बुकिंग्स के चेक इन 20 दिनों में उठाए हैं। और अक्षय तृतीया के दिन उनको बड़े लुभावने ऑफर्स के साथ साथ उनको सबको एनरोल और जो बोलते हैं नेटिंग कर रहे हैं। तो बाजार बहुत बड़ा है। और आज जब हम इसको देखते हैं कि बहुत सारे इश्तेहार है, तो इसको डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं कहा जा सकता। इसको कहा जा सकता है कि अब रियल एस्टेट में जो मेट्रो सिटीज में सेल्स है वो एक मेले जैसा है। और मेले में हमेशा एक जश्न रहता है, एक उत्साह रहता है, एक उल्लास रहता है। और मेले में सभी
पार्टिसिपेंट्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कस्टमर को लुभाने की, अपनी तरफ खींचने की। तो आज मुंबई मार्केट एक रियल एस्टेट का जो एक मेले जैसा है और इसका प्रारूप काफी सा बदलता हुआ ऑन साइट के ऊपर सेल्स का भी देखा गया है। पहले हम सिर्फ सेल्स की बातें करते थे, आज सेल्स के माहौल के टाइम पे हमें बैंड रखना पड़ता है, ऑल डे डाइनिंग रखनी पड़ती है, हल्ला गुल्ला करना पड़ता है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट भी करनी पड़ती है। सो दिस इज हाउ शादी जैसा माहौल हुआ और एक मेले जैसा। नहीं बढ़िया है, अच्छी बात। तो आई थिंक राजेश जी भी यही कह रहे थे ऑलमोस्ट, उन्होंने सिर्फ एक उसमें एक लाइन जोड़ी कि भाई कब चेंज हो जाए पता नहीं, तो वो अनसर्टेनिटी तो हमें हमेशा रहती है और अच्छा वो रहे क्योंकि उससे सारी चीजें स्ट्रीमलाइन रहेंगी। पंकज जी, तो मैं इसको कैसे समझूं? मुझे ऐसा लगता है कि जब घरों को नहीं बिकना होता है ना, तो आप सोने की ईंट भी दे दो तो वो ना बिके, और जब उन्हें बिकना है या लोगों को खरीदना है तो आप मतलब उनको कुछ ना दो, पानी भी ना पूछो तो भी वो आएंगे और घर ले लेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन वही है, भले वो पैंडेमिक से क्रिएट हुई है। ये सवाल जरूर रहेगा कि ये कब तक रहेगी। तो इसका अच्छा जो जिसे इक्विटी मार्केट में कहते हैं कि कोई भी बॉटम भी नहीं पता लगा सकता और टॉप भी पता नहीं लगा सकता, शायद वैसी स्थिति यहाँ पर भी है। मेरे हिसाब से मैं डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप देखेंगे कि अगर प्राइस अफोर्डेबल है और कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी मैच होती है तो वो घर खरीदता है। और यही हमने कोविड के दौरान देखा कि इकोनॉमिक स्ट्रेस था, सब कुछ था, लेकिन बिल्डर्स ने ऑफर्स दिए, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, तो जो गैप था अफोर्डेबिलिटी और प्राइसेस में वो मीट हुआ। और पिछले 6 साल से जो है प्राइसेस बढ़े भी नहीं थे, उस पीरियड में अफोर्डेबिलिटी इनकम बढ़ी थी, तो जो वो पैरिटी थी उसकी वजह से वो आया। और अभी भी जो भी प्राइस की बढ़ोतरी हुई है पिछले 1 साल के अंदर, वो इन्फ्लेशन ड्रिवन प्राइस बढ़ोतरी हुई है। ऐसी नहीं हो जैसे पिछले स्पेकुलेटिव मार्केट में रहती थी कि भाई भाव 20% 30% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री बढ़ रही है, बिल्डर्स बोलता था कि भाई भाव बढ़ गए हैं, मैं कम भाव में नहीं बेच सकता। और उसका एक रीजन ये है कि ये अब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट हो गया है, जो बिल्कुल दोनों की बात छज्जर जी से और बाद में दूसरे पैनलिस्ट से भी जो बात हुई उससे ये सामने उभर के आ गया कि ये एक बायर्स मार्केट है, ये प्रोडक्शन। नहीं ठीक है पंकज जी, एग्रीड, लेकिन मैं थोड़ा हाफ एग्री और हाफ वो रहूंगा, क्योंकि देखिए आपने कहा कि प्राइस की कंपैटिबिलिटी आ गई। देखिए कोरोना का वक्त ऐसा वक्त था जब लोगों के पास थोड़े पैसे भी इकट्ठे हो गए, मान रहा हूं कि बिल्कुल प्राइस की कंपैटिबिलिटी डेवलपर्स ने भी दी। वहां पर इंटरेस्ट रेट एक ऐसी जगह पर आ गया था कि सबको जो ईएमआई कैलकुलेट करते हैं उनको लगता है इतना मैं दे पाऊंगा, लेकिन वहां से हम देख रहे 2-2.5% का अप मूव आ गया, थोड़े बहुत दाम भी बढ़ गए। अब लोगों के दूसरे खर्चे भी होने शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल एक नॉर्मल मोड में आ गई। तो बावजूद इन सब चीजों के वो सेंटिमेंट बरकरार कैसे है? देखिए 2-3 एस्पेक्ट्स हैं कि अगर भाव बढ़े भी हैं तो डिस्काउंट्स भी बढ़े हैं। अगर बिल्डर्स इतने सारे ऑफर्स और डिस्काउंट दे रहे हैं, और उसका मतलब यही है कि वो बातें हैं कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करें, और इसको कंज्यूमर कैश ऑन कर रहा है। तो जो बात हो रही थी कि एक फेयर लगाया है जहां पे डिस्काउंट्स और ऑफर दे रहे हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, बिल्डर बाध्य, और इसका रीजन भी है क्योंकि अगर पिछले साल भर के अंदर देख लीजिए तो करीब 60 सिटीज में 3 लाख यूनिट अगर बिकी है तो उसके अगेंस्ट में 4 लाख यूनिट न्यू लॉन्च हुई। उसकी वजह से इन्वेंट्री भी 15% बढ़ गई है। और अब रेरा आ गए, तो पिछले दशक में ये हुआ था कि भाई बिल्डर माल बेच देता था, कंस्ट्रक्शन के ऊपर कमिटमेंट कभी नहीं रहता था, तो वो इन्वेंट्री होल्ड करता था, और जब धीमे धीमे बेचता था प्रोजेक्ट्स में डिले होते थे। अब रेरा आने की वजह से एक टाइमलाइन के थ्रू बाध्य हो गया, उसको सेल्स की वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ती है जिसके बेसिस पे उसका कैश फ्लो मेंटेन करे। तो एक तरीके की जो मार्केट है वो मार्केट एक सस्टेनेबल और एक प्रूडेंट मार्केट की प्रैक्टिस के अंदर चल रहा है, जहाँ इन प्लेस है, बाकी चीजें। तो आप रेरा का जिक्र कर रहे हैं पंकज जी, राजेश जी, क्या आप लोग डर रहे हैं रेरा से? नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, खबरों पे खबरें चल रही है, कोई डरता भी है रेरा से? राजेश जी, शायद इधर नेटवर्क कुछ अनस्टेबल। मैं आपका क्वेश्चन मैं कह रहा हूं पंकज जी रेरा का जिक्र कर रहे थे, पर मैंने कहा कि क्या हमारे डेवलपर रेरा से डर रहे हैं? खबरें तो रोज की ये नोटिस गया, वो नोटिस गया, इवन मैं आज कुछ देख रहा था 5.5 लाख की कुछ नंबर्स ऑफ बिल्डर्स पे पेनल्टी भी लगी है। खैर अच्छी बात है, उसको कंप्लायंस में ले रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट की डायनामिक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके पीछे
मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा सा एक मूलभूत सवाल मेरे मन में यही आ रहा है कि वो जो डायनामिक्स थे वो बदलने के बावजूद भी अगर आपके सेल्स जारी हैं तो वो किस एंड पे बड़ा परिवर्तन है? देखिए, रेरा तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक एक्ट आया है और डेफिनेटली उसने मार्केट को एक बहुत ज्यादा इंटीग्रिटी वाले जो डेवलपर्स हैं जो कंप्लायंस कर रहे हैं और जो who are the men in the market, not the boys have been differentiated by the men. और जो हमारे आज कुछ कंप्लायंसेस में इश्यूज आ रहे हैं वो दैट इज फॉर अ डिफरेंट रीजन। ये क्या है कि काफी दिनों से ये सब चल रहा है, बट देन हमारे जो एसआरओज हैं ये लोग काफी स्ट्रांगली हमारे डेवलपर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं और डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है। ट्रांजिशन पीरियड था अभी तक जो नॉन रेरा जैसे मोफा के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे और आज रेरा के अंतर्गत बन रहे हैं, तो इस बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें काफी हम लोगों ने देखा कि अभी भी परेशानी है थोड़ी बहुत, लेकिन इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि 1-2 साल और जाने के बाद ये रेरा लॉ भी एक्ट भी बहुत मैच्योर होगा, सीरियस होगा और बिल्डर्स की काफी कंप्लायंस के लिए एक्टिव रहेंगे। एसआरओज भी उनके पीछे काफी उनको स्टडी वगैरह करवाएंगे। जैसे कि पंकज जी ने भी कहा, इट्स अ गुड थिंग दैट सेल्स आज हर एक डेवलपर को चाहिए कि सेल्स हो। इसमें और भी कारण है, जैसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपके पीछे एक रेंट का एक फैक्टर रहता है कि रेंट हमें हर महीने देना है एंड वी वांट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें भी लोग ये सोचते हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के बदले हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेल्स करके कैश फ्लो हमारा हम मेंटेन रखें ताकि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी बने। तो वो भी एक काफी बड़ा रीजन है कि क्यों हम देख रहे हैं कि सेल्स के ऊपर ज्यादा जोर है, ना कि increase in the in the rates, but increasing in the volumes is what developers are now looking out. राजेश, अशोक जी, एक अगेन मैं एक सर्वे की बात करूंगा जो एनोरा का सीआईए का सर्वे था जिसमें निकल कर आया कि अमूमन अब जो लोग घर लेने आ रहे हैं उनको बड़े घर चाहिए, जहां पर 40-42% 3 BHK देख रहे हैं, करीब 40% को 2, और जो छोटे घरों की डिमांड थी या जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो थोड़ा बैक बर्नर पे चला गया है। ये चेंज और ये शिफ्ट क्यों है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग कोई बैक शिफ्ट पे गया है, क्योंकि अरियंत का हमारा सुपर सेक्टर का देखें तो 85% पोर्टफोलियो यानी 8000 घर अफोर्डेबल हाउसिंग में 45 लाख से लेके 75 लाख की दरमियान के अंदर है। तो जो छोटा मोटा ठहराव सा आया था अफोर्डेबल हाउसिंग में नीचे के तबके में, वो कारण ये था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो लोएस्ट एज ऑफ बाइंग जो 29 ईयर्स की थी वो वापस बढ़ के 30.5 ईयर्स की हो गई, और आने वाले समय में फिर से अगर इंटरेस्ट रेट में बदलाव आएगा तो ये लोएस्ट बाइंग रेट फिर से 29 साल की आ जाएगी। यानी कम उम्र का आदमी भी एक घर लेने के लिए पॉसिबल था, लेकिन जो मिडिल एज के लोग हैं 40 ईयर्स 45 ईयर्स के, वो अब बड़े घर की चाहत रख रहे हैं। कमरे की साइज उनको बड़ी चाहिए, रूम्स ज्यादा चाहिए। तो इस ढंग से दोनों ही कैटेगरीज में बहुत अच्छा सा रुझान है। और डिजाइन में जो मेजॉरिटी लोग एकदम कॉम्पैक्ट हाउसेस बना रहे थे, आज ये भी समझ रहे हैं कि एक ये वर्ग है जिनके लिए भी घर की जरूरत पड़ेगी। तो हायर इनकम ग्रुप एज वेल एज प्रीमियम हाउसिंग में भी इसके कारण बड़ा सा रिक्वायरमेंट आई हुई है एंड बड़ा सा सेल्स है। ठीक है पंकज जी, बहुत सारे जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जो हम प्रॉपर्टी गुरु अपना शो करते हैं तो पहले तो रेगुलर में यही सवाल कि ये खरीदना, अभी काफी सारे सवाल इन्वेस्टमेंट को लेकर भी फिर से आने लगे, और वो नॉर्मल रूटीन, ऐसा भी नहीं है कि कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से आ रहे हैं, बिल्कुल कॉमन मैन की तरफ से आ रहे हैं। तो क्या प्रॉपर्टी में जो 1.5-2 साल की बूम रही उससे लोगों को फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि भाई मैं रियल स्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करूं? और मैं आपसे पूछूं कि पिछले 10 साल का अगर रिटर्न क्या रहा है, अगर आपके पास कोई कैलकुलेशन हो। देखिए 2009 से अगर अभी तक की बात करें तो करीब CAGR लेवल के ऊपर 11% का रियल एस्टेट के अंदर रिटर्न रहा है।
अगर 2009 से 2016 के बीच में देखें तो ये करीब 22% था, कि लेकिन 16 के बाद प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हुई और जो समय गया उसकी वजह से CAGR के 11% के लेवल पे है। तो और ये नॉमिनल ग्रोथ है जो 12 से 13% हम पकड़ते हैं रियल एस्टेट के अंदर। हालांकि 13% हम लोग 12-13% सोचते थे, लेकिन अब 11% तक आ गई है। तो जी पंकज जी का ऑडियो थोड़ा मिस हो गया हमसे, दोबारा जोड़ने की उसे कोशिश करेंगे। छाजेड़ साहब, इस पर आपकी कोई राय? नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जब भी लॉन्ग टर्म का देखा जाता है तो इंसान यही देखता है कि मैं FD में रखूं तो क्या मिलेगा, और वीजा वीज एक कोरोना के बाद में लोगों को इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट्स में एक रुझान सा लगा और उसमें इन्वेस्टमेंट भी की और बहुत बढ़िया कमाया भी। लोग उसमें से जब आज एग्जिट कर रहे हैं तो उसके पास 2 से 3 पर्याय बचे, जिसमें गोल्ड है जहां उसके लिए रिटर्न्स आर्बिट्राज में कम है। तो जब फिक्स डिपॉजिट के सामने घरों में इन्वेस्टमेंट और किराया दोनों देखते हैं तो दोनों का मिला जुला अगर उसको 8 से 9% का रिटर्न मिल रहा है तो वो उसको अच्छा निवेश मानते हैं। और एवरेज देखा जाए तो 3 से 4% का रेंटल इनकम मिल रही है, प्लस 3 से 4% अगर हर साल अगर प्राइस एप्रिसिएशन आ रहा है तो उसको एवरेज रिटर्न 8 से 9% मिल रहा है, जो बहुत बढ़िया रिटर्न है। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से रुझान आया है हल्का हल्का, जहां पर लोग निवेश के लिए फिर से प्रॉपर्टी को देखने लगे। हाँ, होराइजन्स आपको बड़े रखने होंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इधर डाला और उधर आपको प्रॉफिट हुआ, उस तरह की बातें हैं जो हमारे एक्सपर्ट भी बताएंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्योंकि अक्षय तृतीया की बात हो रही है, शुभ ग्रह निवेश और गृह प्रवेश की बात हो रही है, ऑफर्स पे थोड़ी और बातचीत करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद।